हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप्स सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हमारी हरियाणा जीके की सीरीज जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है परिसर, ये कहाँ पर है? तो बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर जो है कहाँ है? बिहार में है। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। ये जो मंदिर है ये किससे संबंधित है? ये भगवान बुद्ध से संबंधित है और ये भारतीय मंदिर वास्तुकला की शास्त्रीय पद्धति से निर्मित है। और इसके मुख्य मंदिर की दीवार की औसत ऊंचाई की बात करें तो है इसकी 11 मीटर। इसमें पूर्व और उत्तर की ओर से जो है प्रवेश द्वार है और निचले स्तर पर आपको मधुचूष और कुछ कुल हंस प्रारूप में सांचे में डले तहखाने हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिहार। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के जन्म स्थल का क्या नाम है? ये आप सबको पता होगा। तो महावीर स्वामी के जन्म स्थल का जो नाम है वो है वैशाली के निकट कुंड ग्राम में जो इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी जी के सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। माता का नाम था त्रिशला। और महावीर को 12 वर्षों की जो है कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका जो नदी है इसके तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य जो है, कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको हुई थी। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवलीन अहर्त जिन या निग्रंथ जो हैं कहलाए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के जो थे क्षेत्र जो थे शामिल थे? तो कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल महाजनपद जो थे ये बौद्ध काल के टाइम में ये क्षेत्र शामिल थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के कितने आए थे महाजनपद? 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है और अगर हम जैन ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र में हमें इनका उल्लेख मिलता है। जिसमें जो कुरु जनपद था वो आधुनिक हरियाणा और ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता था। और इसकी जो राजधानी थी कुरु की वो थी इंद्रप्रस्थ। जबकि जो पांचाल है ये आधुनिक उत्तर प्रदेश की बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिलों में ये पड़ता था पांचाल। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो थी काम्पिल्य और अहिछत्र। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको बात करनी है कुरु और पंचाल की, इसकी पूरी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ आपके भगवती सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? यहाँ आपसे नहीं पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्ध, दूसरा है संघ, तीसरा है धम्म या अहिंसा। देखिए ये तीनों जो हैं आपके 3 रत्नों का हिस्सा थे, लेकिन जो अहिंसा है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि आपसे इसमें नहीं पूछा गया है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। जो धम्म है ये धर्म, यह उनकी शिक्षा से संबंधित है। और संघ का मतलब क्या है? उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। और जो अहिंसा है उसका त्रिरत्न से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम बात करेंगे गणराज्यों का उदय, योद्धय, कुड़िंद, अग्र, अर्जुनायन। कुरु प्रदेश की राजधानी जो वर्तमान हरियाणा, दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक थी। कुरु प्रदेश की राजधानी उस समय कौन सी थी? तो वो थी हमारी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अभी अभी हमने इस चीज़ को पढ़ा भी है। तो 16 महाजनपदों में जो कुरु महाजनपद की राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि आज आधुनिक दिल्ली, हरियाणा, मेरठ के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पर कौन सा जो है राजा शासन करता था? इक्ष्वाकु। याद करना बहुत ज़्यादा इजी है। इंद्रप्रस्थ है और इक्ष्वाकु, ई से इक्ष्वाकु, ई से इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यादवों का शासन था? ठीक है, तो रोहतक में जो यादव आए थे, आप ऐसे याद कर सकते हो, यादव जो ज़्यादा रहते हैं, यादव कास्ट के लोग, तो वो रोहतक में ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। 3री शताब्दी में योद्धियों का शासन रोहतक क्षेत्र में था। ठीक है, AS
अल्टेकर के अनुसार जो रोहतक था वो कौन था भाई? यादवों की वो राजधानी थी। योद्धे जो गण के सिक्के हैं हमें कहाँ कहाँ मिले हैं? कांगड़ा में मिले हैं, हिमाचल प्रदेश में मिले हैं। सुनेत ये कहाँ पर है? पंजाब में है। रोहतक में सोनीपत, नौरंगाबाद, सिरसा, हांसी, हिसार, सहारनपुर, गढ़वाल, अजमेर, इन क्षेत्रों में जो हैं हमें योद्धे गण के जो है सिक्के मिले हैं। और अगर उस समय की बात करें तो कहते हैं कि यादवों की जो राजधानी थी वो थी रोहतक। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में भीष्म का जो था वास्तविक नाम क्या था? तो भीष्म का जो वास्तविक नाम था महाभारत में वो था हमारा देवव्रत। ए ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। महाभारत में भीष्म का जो वास्तविक नाम था वो था देवव्रत। और भीष्म महाराजा शांतनु के जो थे ये पुत्र थे। किसके पुत्र थे? शांतनु के जो है भीष्म पुत्र थे। और महाराजा शांतनु की जो पटरानी थी उनका नाम था गंगा, यानी कि भीष्म की मम्मी का नाम था गंगा। और भीष्म को इच्छा मृत्यु का जो था वरदान प्राप्त था। तो देवव्रत आप याद रखेंगे। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में जो है कहा गया है? भगवद गीता में कहा गया है। और प्रथम श्लोक में ही इसे जो है धर्म क्षेत्र कहा गया है। महाभारत और अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा के इसमें बारे में बताया गया है। और जो महाभारत का युद्ध है ये कुरुक्षेत्र में हुआ था, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जल्दी जल्दी मूव ऑन करते हैं। भगवान कृष्ण जी ने गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया था और किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। कहाँ दिया था? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में दिया था। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही रिपीट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में दिया था। अब हम बात करेंगे मौर्य वंशकाल की। ठीक है, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य के राज्य का भाग रहा है? हरियाणा क्षेत्र जो आपको यहाँ पर मौर्य राज्य जितने दिख रहे हैं तो किसका ये भाग रहा है? ये बिंदुसार का भी भाग रहा है हरियाणा क्षेत्र। अशोक के टाइम पीरियड में भी रहा है और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में भी जो है हमारा हरियाणा क्षेत्र रहा है। ठीक है, आप सबको पता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और जो चाणक्य है इसका क्या था? प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। ठीक है, किसमें दिखाता है कि जो हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था? तो सुग, आधुनिक जो सुग है और प्राचीन शहर की बात करें उससे हम इसको कहते थे शृंगन। मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। ठीक है, और चीनी तीर्थयात्री युआन च्वांग के अनुसार ये जगह 10वें स्तूप और एक मठ के रूप में सुशोभित थी। चनेती बौद्ध स्तूप सुग से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। और हिंसांग के अनुसार अगर बात करें तो इसे अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करेंगे हम मौर्योत्तर काल से रिलेटेड क्वेश्चंस की जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के किस स्थान पर है? तो ये है असंध में। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असंध में जो बौद्ध स्तूप है भग्नावशेष कुषाणकालीन है, ये किस जिले में है हरियाणा के? तो करनाल में है। अब जगह पूछ ली है तो असंध है। कहाँ है? करनाल के असंध में है। ठीक है, और शहर के मध्य में असंध की जो संरचना है वो ज़मीन से जो क्या है ये 25 मीटर ऊपर उठती है। और ये कहा जाता है कि ये जो असंध है ये कुषाण काल से संबंधित है। और अगर हम बात करें तो ये एक स्तूप के आकार की है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यभूति वंश से हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य का ये शासक था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और कब किया था? 618 ईस्वी में किया था। किस नदी के तट पर किया था? नर्मदा नदी के तट पर किया था। और इस चीज़ का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ऐहोल अभिलेख और हेनसांग का जो विवरण था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था हेनसांग, इनके विवरण से हमें इस चीज़ का पता लगता है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में लड़ाई हुई थी और जिसमें हर्षवर्धन हारा था। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का जो थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राज्य की राजधानी थी? हर्षवर्धन की थी ये। और दूसरी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। और कन्नौज किसकी थी? मतलब इसके जीजे की थी। ठीक है, ग्रहवर्मन की। तो हर्षचरित्र में थानेश्वर का बृहद उल्लेख मिलता है।
और यह जो नगर है सरस्वती और गंगर नदी के मध्य में बसा हुआ है। इसे ब्रह्मावत क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता था। अगर हम बात करें थानेश्वर की तो पुष्यभूति वंश के शासकों की ये राजधानी थी थानेश्वर। और वर्धन वंश का जो प्रथम शक्तिशाली सम्राट था जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन ने इसको अपनी जो है राजधानी बनाया था। और हर्षवर्धन के समय में भी जो थानेश्वर है कुछ समय तक वर्धन वंश की राजधानी बनी रही, लेकिन कुछ टाइम के बाद हर्षवर्धन ने थानेश्वर से जो अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र कन्नौज में कर दिया था। और इसके पीछे बहुत अच्छी जो है एक स्टोरी है। महमूद गजनवी ने 1014 ईस्वी में कहाँ पर अटैक किया था? थानेश्वर पर, जो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। तो महमूद गजनवी ने कब अटैक किया था? 1014 में। और यहाँ पर एक मंदिर था चंद्रस्वामी मंदिर, इसको महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था। थानेश्वर जो है वर्तमान में कहाँ पर है? ये अंबाला और करनाल के मध्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? अभी अभी हमने इसको पढ़ा है। थानेश्वर जो है इसकी राजधानी थी और 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी और 606 ईस्वी में ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। बांसखेड़ा अभिलेख में हमें राजा हर्षवर्धन के समय शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं और उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख से हमें राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का पता लगता है? तो बांसखेड़ा अभिलेख है, उससे हमें ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो थानेश्वर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इसको हम पढ़ चुके हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी में जो है इसने की थी, क्योंकि 606 में जो है ये गद्दी पर बैठा था, तो एक आगे हो जाता है। तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में जो है ये गद्दी पर बैठा था और थानेश्वर जो थी हर्षवर्धन की राजधानी थी और शशांक को इसने हराया था। कन्नौज पर इसने अधिकार कर लिया था। फिर इसके बाद इसने कन्नौज को जो है अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन डैश के पुत्र थे? तो आपको मैंने अभी अभी बताया है, राजा हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। ठीक है, और वही चीज़ रिपीट हो रही है। इनकी उपाधि को देख लेते हैं। परम भट्टारक जो है इन्होंने उपाधि धारण की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये इनके 3 नाटक हैं। किसके हैं? हर्ष के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्षवर्धन की जीवनी बाण भट्ट ने लिखी थी। ये इसके दरबारी कवि थे। ठीक है, इनके जो है जीवन पर ये है आपकी जीवनी। और हर्षचरित्र बाण की प्रारंभिक रचना है जो गद्य के भेद आख्यायिका के अंतर्गत आती है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। बाण भट्ट ने कादंबरी की भी जो है रचना की थी, इसे भी आप याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के दरबार में आया था? हरियाणा क्षेत्र में आया था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। और अगर इसके ग्रंथ की बात करें हेनसांग के, इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है सीयू की। ठीक है, इसकी इसने रचना की थी। और हेनसांग ने सन 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय ये गया था। और उस समय की अगर बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे उस समय, तो थे आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं हमें कहाँ से मिली हैं? हमें जो हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं मिली हैं ये हमें सोनीपत से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? सोनीपत से मिली हैं। थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन के यहाँ हुआ था, कन्नौज को राजधानी बनाया था। ठीक है, और हमें योद्धा काल के यहाँ पर सिक्के मिले हैं और यहाँ पे हमें हर्षवर्धन की तांबे की मुहरें भी मिली हैं। राजा हर्षवर्धन ने सन डैश में कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी को बनाया था। तो 7वीं सदी में बनाया था। ठीक है, तो 700 आएगा। ठीक है, 600 भी कर सकते हो। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ पर स्थित है? तो राजा हर्ष का टीला जो है ये है कुरुक्षेत्र जिले में, वहीं इनकी राजधानी थी। तो कुरुक्षेत्र जिले में ही इनका हर्ष का टीला है और 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पर है। 1 किलोमीटर ये लंबा है, 750 मीटर ये चौड़ा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। वर्धन वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, आपको ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। ये देखिए,
प्रभाकर वर्धन की जो रानी थी उनका नाम था यशोमती, यानी कि हर्षवर्धन की मम्मी का नाम था यशोमती। इनके भाई बहनों के बारे में देखें तो राज्यवर्धन द्वितीय इनका भाई था, हर्षवर्धन बीच में था, और पुत्री यानी कि इसकी बहन का नाम था राजेश्री, और इसके जीजे का नाम था ग्रहवर्मन। हर्षचरित्र डैश द्वारा लिखा गया है, वही रिपीट क्वेश्चन बाणभट्ट। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र एक संस्कृत कवि डैश द्वारा लिखी गई है, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। हिंसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के टाइम में आया था। और राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और 94 का जो है आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, क्योंकि 3 नाटक के नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास डैश थी, कुरुक्षेत्र ही था। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर कब जो है शासन किया है? अब तक तो आपको याद भी हो चुका होगा, इतनी बार आ गया क्वेश्चन। 606 से 647 AD तक। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था, तो किया था प्रतिहारों ने। कन्नौज पर सत्ता का मतलब दब करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें प्रतिहार आए थे, पाल आए थे और राष्ट्रकूट आए थे। ये 3 जने आए थे, क्योंकि हर्षवर्धन का यहाँ पतन हो चुका है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस युद्ध में आते प्रतिहारों की इसमें विजय हुई है। प्रतिहारों ने फाइनली जो है कन्नौज पर अपना कब्जा किया, और यह संघर्ष 9वीं शताब्दी में उत्तरी भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ था। और कन्नौज जो है संसाधनों से समृद्ध था, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी क्षेत्र था, तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा था, ये कहाँ का था? थानेसर का था। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। देखिए यहाँ भी जो है आपका एक प्रसिद्ध नाटक आ गया है, तो 99 का भी जो है आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसका बता देती हूँ, नागानंद ही है। ठीक है, हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी थी, वही रिपीट क्वेश्चन। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, ये कहाँ का था? ये शासक पहला क्वेश्चन ही था, ये चालुक्य था, चालुक्य राजवंश से था, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और इसने इसके विरुद्ध किया था, और इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित करके इसने जो उपाधि धारण की थी वो थी परमेश्वर। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। और दक्षिणापथेश्वर की जो है पुलकेशिन द्वितीय ने उपाधि धारण की थी। और पुलकेशिन द्वितीय के अगर बारे में हमें जानना है तो ऐहोल अभिलेख में उसके समकालीन जो कवि थे सुईकीर्ति, कीर्ति भी कहते हैं, इनकी प्रशस्ति से जो है हमें जानकारी मिलती है। चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निमन किस नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है? तो थानेश्वर की गई है। और इतिहास में उल्लेख मिलता है कि डैश चीनी विद्वान राजा हर्ष के शासनकाल में आया था, तो हेनसांग आया था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज्य कवि थे। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में किसको अपनाया था? तो कन्नौज को अपनाया था। वही रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, और 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? थानेश्वर में की थी। ठीक है, और राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि बाणभट्ट थे, एक नाटक भी लिखा था कादम्बरी। और राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट क्या भूमिका थे? ये एक क्या थे भाई? एक अस्थाना कवि थे। ठीक है, बाकी अब हम कल करेंगे गुर्जर प्रतिहार व तोमरवंश। तो कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप सभी अब ज़रूर लाइक करके जाएं, शेयर आप मैक्सिमम करें, आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको डेली जो है क्लासेस मिल रही हैं, और जल्द ही आपको चैनल पर 2 क्लासेस ज़रूर दिखेंगी। अभी एक दिख रही है, और आपको जल्द से जल्द आपको 2 क्लासेस, और हो सकता है कि 3 क्लासेस भी मिले। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल पर बने रहिए, बहुत अच्छा कंटेंट आपको आगे आने वाले दिनों में मिलेगा। और जो हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़ है, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इसको भी कर लेते हो तो PYQ के थ्रू भी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एज ए रिवीजन, एज ए कंटेंट आप इसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।